हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टी कमचंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 11 तक हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व कर लिया था और आज पार्ट नंबर 12 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 12 में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 110 तक। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का कंटेंट है वो है 100 क्वेश्चंस। वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उन सब के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और बाकी के वीडियोस देखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं अब पार्ट नंबर 12 की, और पार्ट नंबर 12 के अंदर क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 110 तक हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101 में आपके पास में है कि आपके पास में दो फोर्सेज है, एक है आपके पास में P प्लस क्यू और एक है आपके पास में P माइनस क्यू। ध्यान से सुनिएगा, दो फोर्सेज आपको दिए हुए हैं P प्लस क्यू और P माइनस क्यू, और बोला गया है कि दोनों के दोनों जो फोर्सेज है वो एक दूसरे से 2 अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। कहने का मतलब ये है कि दो फोर्सेस P प्लस क्यू और P माइनस क्यू है जिनके बीच का एंगल आपको कितना दिया हुआ है 2 अल्फा। ध्यान से देखिए, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ये मैंने ले लिया P प्लस क्यू, ये मैंने लिया P माइनस क्यू, और दोनों के बीच का ये एंगल देखो कितना लिया हुआ है 2 अल्फा लिया हुआ है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया देयर रिजल्टेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इनका जो रिजल्टेंट है, अब रिजल्टेंट कहां होगा, किस तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा या किस तरफ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस तरफ क्या होगा, रिजल्टेंट झुका हुआ होगा। तो रिजल्टेंट को मैंने इस P प्लस क्यू की तरफ बनाया है। ये R आपके पास में, क्योंकि P प्लस क्यू ग्रेटर होगा ऑफकोर्स P माइनस क्यू से। मैं मान के चल रहा हूं कि P ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे Q है। अब आगे क्या बोला गया, ध्यान से देखो। आगे बोला गया कि इसका जो रिजल्टेंट R है वो मेक्स एन एंगल थीटा विद द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन के अंदर बोला गया तब आपको P प्लस P बाई क्यू की वैल्यू निकालनी। ध्यान से देखो क्या बोला गया है कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच का एंगल 2 अल्फा है। इनका रिजल्टेंट R जो है इन दोनों के बीच का जितना एंगल है उसका बाइसेक्टर का मतलब जो उसके एंगल को बराबर दो भागों में डिवाइड करता है। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 अल्फा, तो इनको डिवाइड करेगा तो बाइसेक्टर, तो एंगल कितना होगा अल्फा। ये रेड लाइन जो बनी हुई है इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर इसका मतलब 2 अल्फा को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, एक अल्फा और एक साइड अल्फा। तो इस साइड यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया, ये अल्फा माना हुआ। देखो ऑफ कोर्स यहां से यहां तक भी कितना होगा अल्फा। मैंने लिखा नहीं लेकिन ये कंसीडर करके चलना, ये भी कितना होगा अल्फा। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया आपका रिजल्टेंट इस बाइसेक्टर से कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो मैंने एंगल कितना ले लिया, थीटा। ध्यान से देखो, तो अब रिजल्टेंट की बात करते हैं कि रिजल्टेंट जो है हमारे पास में वो P माइनस क्यू से कितना एंगल बनाता है और P प्लस क्यू से कितना एंगल बनाता है। तो R ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का एंगल कितना था अल्फा, यहां से यहां तक थीटा है, तो ये एंगल जो बना वो कितना होगा अल्फा माइनस थीटा। इसी प्रकार से ये थीटा है, ये मैंने बता दिया अल्फा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, जो मैंने यहाँ पे रेड के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब R जो है वो P प्लस क्यू से अल्फा माइनस थीटा बनाएगा, और सिंपल सी बात है कम एंगल बनाएगा क्योंकि P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ P माइनस क्यू। तो रिजल्टेंट R जो है वो कम एंगल इससे बनाएगा और ज्यादा एंगल इससे बनाएगा। इस डायग्राम में या इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही था, डायग्राम आपको एप्रोप्रिएट बनाना है। अगर आपने डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया, इस R को उधर ले लिया, इस बाइसेक्टर को इधर ले लिया, तो आपके क्वेश्चंस में गलती होगी होगी, आपका आंसर मैच नहीं करेगा या आप गलत ऑप्शन पे टिक कर दोगे। क्यों? क्योंकि tan अल्फा अपॉन tan थीटा, और ऑफ कोर्स इसके अंदर tan थीटा अपॉन tan अल्फा भी दे रखा है। तो उस केस में हो सकता है आपका tan थीटा अपॉन tan अल्फा आ जाए, इसलिए सॉरी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो यूज क्या करेंगे। कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको लामी थ्योरम। लामी थ्योरम क्या करती है कि अगर मान लेते हैं 3 फोर्सेज आपके पास में है, 3 फोर्सेज एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में, साम्य अवस्था में है, तो कोई भी फोर्स जो होगा वो दूसरे जो फोर्सेज बचे हुए हैं, P मान लो फोर्सेज है, तो Q और जो R आपके पास फोर्सेज है उनके बीच में जितना भी एंगल होगा उसके साइन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। कल भी मैंने स्टेटमेंट बताया था, यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये P प्लस क्यू फोर्स है, ये P माइनस क्यू फोर्स है, ऑफकोर्स इनका रिजल्टेंट R है, तो रिजल्टेंट के साथ ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीनों की तीनों फोर्सेस किस पॉइंट पे लग रहे हैं, इस पॉइंट O मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट O पर क्या हो रहे हैं, ये लग रहे हैं। तो 3 फोर्सेस एक पॉइंट O पर लग रहे हैं,
तब हम लामी थ्योरम का यूज करते हैं और लामी थ्योरम ये कहती है कि हर फोर्स जो होता है बाकी रिमेनिंग दो फोर्स के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान से देखो P प्लस क्यू, तो ये P प्लस क्यू मैंने लिया, प्रोपोर्शनल का मतलब डिवाइड करेंगे कुछ कांस्टेंट K आ जाएगा, तो P प्लस क्यू इक्वल्स टू K इनटू समथिंग, तो P प्लस क्यू क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू दिस। अब निकालेंगे कैसे, मैंने कहा कि P प्लस क्यू है बाकी दो फोर्सेस के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो P प्लस क्यू, दो फोर्सेस कौन कौन से बचे, R और P माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा प्लस अल्फा, तो इसका क्या लेंगे साइन। इसी प्रकार से P माइनस क्यू, तो दो फोर्सेस कौन से हो गए, R और P प्लस क्यू, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, अल्फा माइनस थीटा, उसका साइन। कुछ भी नहीं करना अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। हमें क्या निकालना, P अपॉन Q की वैल्यू निकालना है। तो P और Q वाली क्वांटिटी में एक तरफ ले लेता हूं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये क्वांटिटी आ जाती है। यहां पे जो मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं, अब इस पोर्शन के अंदर यहां से यहां जाने के लिए आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपकी एलिमेंट्री क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, एक रूल होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यहां पे लगाएंगे और जैसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं क्या होता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहां पे न्यूमरेटर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, दोनों को ऐड करोगे P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू, क्यू से Q कैंसिल आउट, 2P ऊपर बचेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे 2Q बचेगा, ये क्वांटिटी सेम यहां अप्लाई करोगे आगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2 ये आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा, आपको सबको फॉर्मूला पता होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर P अपॉन Q बच गया। ध्यान से देखो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा, इस cos थीटा को नीचे डिवाइड कर दो, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना बच गया, tan थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में था कि एक तो आपको लामी थ्योरम का स्टेटमेंट याद होना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम जो है बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आज के इस सेक्शन में पार्ट नंबर 12 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चन स्टैटिक्स के हैं। स्टैटिक्स में जो इस पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ज्यादातर लामी थ्योरम, लैम्बडा म्यू थ्योरम आपके पास में, और हम बात करें लाइक फोर्सेस, अनलाइक फोर्सेस का एक भी क्वेश्चन नहीं था, केवल लाइक फोर्सेस के क्वेश्चन थे। तो ये सारा कंटेंट था और आसान थे। एक टॉर्क के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे गए थे, वो भी हम निकालेंगे। तो ये था 101, बहुत आसान सा था, बस आपको डायग्राम ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। क्वेश्चन नंबर 102 को करने से पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है ये जो थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई इसी पे बेस है। थ्योरी क्या है, इस चीज को समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें पता है कि दो फोर्सेज जो होते हैं वो पैरेलल कब होते हैं, ठीक है, दो फोर्सेस पैरेलल इस डायरेक्शन में होंगे। जैसे मान लेते हैं ये फोर्सेस P है, ये फोर्सेस Q है, ये जो निप है वो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, मींस इस डायरेक्शन में P लग रहा है, इस डायरेक्शन में Q लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस पैरेलल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना, या तो 0 होना चाहिए या पाई होना चाहिए। अगर मैं इसको रोटेट, अभी फिलहाल कितना है 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं तो ये सिचुएशन अभी भी ये पैरेलल फोर्सेज है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, या कहें कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, पाई हो गया। यहां पे मैंने क्या किया, पैरेलल फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक फोर्सेस का नाम होता है जिसको बोलते हैं लाइक फोर्सेस, एक होता है अनलाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस दो जिनको बोलते हैं अनुदिश बल। अनुदिश बल का मतलब होता है जो समान दिशा के अंदर लगता है, सेम डायरेक्शन में लगता है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, देखो ये P, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए R को, ये P एक फोर्सेस है इसी डायरेक्शन में, Q एक फोर्सेस दोनों डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल के पार्ट होते हैं एक ही डायरेक्शन में लगने की वजह से उनको बोलेंगे लाइक फोर्सेस। अनलाइक फोर्सेस का मतलब है दोनों पैरेलल तो होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखो एक P इस तरफ लग रहा है, Q इस तरफ लग रहा है। यहां हम कहें कि दोनों फोर्सेस के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, उन लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन के बीच का एंगल कितना है, 0। अब बात करते हैं अनलाइक फोर्सेस की, हम बात नहीं करेंगे, इसकी कोई भी थ्योरी नहीं लिखी हुई, इसलिए नहीं लिखी हुई कि अभी हमारे पेपर के अंदर इसका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वैसे होता क्या है, लाइक फोर्सेस की जो थ्योरी होती है वही अनलाइक फोर्सेस की थ्योरी हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लिया आपने P ग्रेटर देन Q है, तो P माइनस Q यहाँ पे आता है इन इंस्टेड ऑफ P प्लस Q, ठीक है। बाकी थ्योरी लगभग सेम रहती है। तो हम फिलहाल आज की इस लेक्चर में अभी जो है बात करेंगे केवल और केवल लाइक फोर्सेस। इसके 2-3 क्वेश्चन दे रखे। लाइक फोर्सेस का मतलब समझिए क्या होता है, अगेन दो पैरेलल फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। अब थ्योरी क्या है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना, आपको क्वेश्चन में सिंपली ये लिखा होगा कि ये दो लाइक फोर्सेज हैं और कुछ रिजल्ट्स दिए होंगे, उन रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये P फोर्स है, ये Q फोर्स है, ये दोनों लाइक फोर्सेज है। ये A पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट्स, क्योंकि इसकी थ्योरी हम जो है पॉइंट फॉर्म में देंगे, एक्शन लाइन ऑफ एक्शन के फॉर्म में रखेंगे। A पॉइंट पे P लग रहा है, B पॉइंट पे Q लग रहा है। अब बात करते हैं जब दो फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। उनके रिजल्टेंट के बारे में कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जब दो फोर्सेस आपके पास में P और Q लाइक फोर्सेज हैं, तो उनका रिजल्टेंट R जो होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो किसके इक्वल होता है, P प्लस Q के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, P प्लस Q के इक्वल होता है। पहले इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब आप अनलाइक फोर्सेस की बात करोगे
तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P माइनस क्यू, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि यहाँ पे P ग्रेटर देन कितना है, Q है। बस इतना सा फर्क है। अब बात करते हैं, ये तो हो पहला पार्ट कि रिजल्टेंट जो होगा वो आर इक्वल टू कितना होगा, P प्लस Q। इंपोर्टेंट ये नहीं है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। इंपोर्टेंट इससे ज्यादा ये है कि ये जो आर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स उस आर की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो P और Q की। अगर P इस डायरेक्शन में, Q इस डायरेक्शन में, तो आर भी इसी डायरेक्शन में होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी थ्योरी का वो ये है कि आर किस पॉइंट पे लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम इसी को यूज करेंगे। ये तो बता दिया कि आर की डायरेक्शन वही होगी जो P और Q की है, लेकिन आर लगेगा कहां पे, P आपके A पे कार्य लग रहा है, Q आपका B पे लग रहा है, तो R जो होगा वो उस P और Q को, या इस तरह से कहें कि A और B को जो मिलाने वाली लाइन है उसके उस पॉइंट पे लगेगा जो पॉइंट इस P और Q को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, Q रेशियो P के अंदर डिवाइड करता है। या इस तरह से समझो कि इस केस में P जो होगा अपॉन कितना होगा, CB, और Q कितना होगा अपॉन AC। या इसको इस तरह लिखें, P मल्टीप्लाइड बाई AC कितना होगा, Q मल्टीप्लाइड बाई CB। ये जो पार्ट मेरे पास में लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को हम बार बार यूज करेंगे कि अगर आपके पास में P और Q दो पैरेलल फोर्सेज हैं और R जो होगा वो उनके बीच में C पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो P इंटू AC की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q इंटू BC के इक्वल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको अगर हम थ्योरी के अंदर बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं कि उनका जो रिजल्टेंट R होगा वो उस पॉइंट पर एक्ट करेगा जो पॉइंट उस P और Q के जो आपके पास में एक्शन पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाले लाइन को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, Q रेशियो P के अंदर डिवाइड करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे ये था जो आपको ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अब इसका लास्ट पार्ट ये होता है कि इसी को मैं डेराइव कर रहा हूं, ध्यान से देखो, P अपॉन AC, Q अपॉन BC, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया। जब मैं ऊपर ऐड कर रहा हूं तो नीचे भी मैंने ऐड कर दिया। P प्लस Q मैंने बताया R के इक्वल है, और ध्यान से देखो BC प्लस AC कितना हो गया, AB। अब ध्यान से देखो, ये P हो गया, P के नीचे लिखा मैंने BC, मींस P ये रहा और ये BC। ये BC क्या है, जो रिमेनिंग फोर्सेज है R और Q उनके बीच की डिस्टेंस। यहां पे बात करें क्यों कितना है, AC Q हो गया तो इनके बीच के डिस्टेंस, R हो गया तो रिमेनिंग फोर्स के बीच के डिस्टेंस AB आ गया। इसका मतलब अगर आपके पास में तीन फोर्सेज है, तीनों फोर्सेज पैरेलल हैं, तीन फोर्सेज की थ्योरी बता रहा हूं मैं कि अगर तीन फोर्सेज मैं आपको दे दूं, तीनों की तीनों फोर्सेज पैरेलल है, तो थ्योरी क्या करती है कि आपके पास में जो हर फोर्स होगा, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, बाकी जो दो रिमेनिंग फोर्सेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यही लिखा हुआ, ध्यान से देखो P, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सपोज यहाँ पे K मान लूं तो मैं P को कितना लिख सकता हूं, K इंटू BC, और P इज प्रोपोर्शनल टू BC, और जैसे P किसके प्रोपोर्शनल आ गया, BC, और BC कितना आपके पास में R और Q के बीच की डिस्टेंस। ये हमारी थ्योरी थी जो हमें क्या करना, आगे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102 की। इसको थ्योरी को मैं थोड़ी देर रहने देता हूं, तो किसी को रिकॉल करना है तो 102, और क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर आपके पास में बोला गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा। 102 और क्वेश्चन नंबर 102 जो है उसका आंसर जो है वो आंसर है फर्स्ट, P इक्वल टू Q इक्वल टू R। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया है, थ्री लाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस बोल दिया गया। लाइक फोर्सेस का मतलब इस थ्योरी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। थ्री लाइक पैरेलल फोर्सेस P, Q, R एक्ट एट द एंगुलर पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल। एंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है, उसके वर्टिसेज होते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, ध्यान से देखो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बना दिया एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल जो है आपके पास में सपोज ये एंगुलर पॉइंट उसके हैं A, ये एंगुलर पॉइंट है B, और ये एंगुलर पॉइंट जो है उसका कितना है C। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि तीन आपके पास में फोर्सेज है, लेकिन कैसे फोर्सेज दिए, लाइक पैरेलल फोर्सेज। लाइक पैरेलल फोर्सेज का मतलब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर लगेंगे। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अगर थ्री लाइक फोर्सेज P, Q, R जो है इसके साइड्स की करेस्पॉन्ड लग रहे हैं, देन दे रिजल्टेंट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इफ। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि अगर आपके पास में ये तीन एंगुलर पॉइंट्स है, किसके, ट्राइंगल के, और तीन फोर्सेस क्या है, लाइक फोर्सेस इस पे लग रहे हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इधर लिख लेता हूं, ध्यान से देखो, ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। ध्यान से देखो, तीन पैरेलल फोर्सेज है, तो ये मान लेते हैं P मेरे पास में यहां पे लगा हुआ है, इसको मैं P बोल देता हूं। इसी डायरेक्शन में आप लेना है, तो ये कितना हो गया मेरे पास में Q,
और इसी डायरेक्शन की बात करें तो ये कितना हो गया मेरे पास में R। ठीक है, ये मेरे पास में 3 फोर्सेस लगे हुए, तीनों पैरेलल है, ध्यान से देखो, एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगे तीनों फोर्सेस। आगे बोला गया कि इन 3 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट जो है वो कहां से पास होता है, इसके सेंट्रोइड से पास होता है, और इसका सेंट्रोइड में मान लेता हूं कितना है, सपोज G है, और ये फोर्स से जो है ये रिजल्टेंट वो लग रहा है यहाँ पे आपके पास में इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि 3 फोर्सेस अगर पैरेलल है, तीनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये पैरेलल फोर्सेस का क्या होता है, रूल होता है। 2 फोर्स के केस में हमने देखा था, 3 फोर्स के केस में भी सेम ही होगा। अब 3 फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो आपको ये दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है उससे या क्या होता है, रिजल्टेंट पास होता है। मैं रिजल्टेंट को लिख रहा हूं R1 में मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया। आगे ध्यान से देखो, आगे हमें बताना है कि अगर ऐसा हो तो ये पार्ट हो गया, 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा पार्ट ट्रू होगा। अब देखो यहां पे दिया हुआ सेंट्रोइड, और आप सबको पता है कि जो सेंट्रोइड होता है वो किसी ट्राइंगल के जो मीडियंस होता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस का, और मीडियंस का मतलब होता है इस वर्टिसेस से अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसको 2 बराबर भागों में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो यहां पे ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं E G और इस तरह से, और मान लेते हैं ये किस पॉइंट पे डिवाइड करे, D। तो ये मीडियन है, तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल। BD इक्वल टू कितना होगा, DC। ये चीज तो समझ में आ गई। अब यहां पे अपन क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आपका ज्योमेट्री था। क्वेश्चन में बोला गया कि 3 पैरेलल फोर्सेज है, उनका रिजल्टेंट उसके सेंट्रोइड से पास होता है। अब 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे निकाले, 2 का तो हमने सीख लिया, उसी डायरेक्शन में होगा, उनको मिलाने वाली रेखा के बीच में होगा। तो हम यहां पे यही करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 फोर्सेस को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब 2 फोर्सेस को यूज करने से पहले ध्यान से देखो कैसे 3 फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालें। एक काम करते हैं, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लें। तो सपोज मान लो वो कुछ आ गया R डैश, तो R डैश कहां होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। फिर उस R डैश का और इस A पे जो फोर्स लग रहा है P, उसका रिजल्टेंट निकालने, तो फाइनली कितना आ जाएगा, तीनों का रिजल्टेंट। इसका मतलब ये जो R1 है वो R1 किस किस का रिजल्टेंट है, इस A पर लगने वाला फोर्स P और B और C का जो रिजल्टेंट है उन दोनों का रिजल्टेंट है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अगेन ध्यान से सुनो, ये रिजल्टेंट R1 जो तीनों फोर्सेस का है वो कौन सा रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट, एंड इस फोर्स के भी रिजल्टेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब हम क्या करें कि हमें पहले तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और फिर आगे की थ्योरी देखनी पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूं तो यहां पे एक फोर्स A पे लग रहा है P फोर्स, G पे लग रहा है रिजल्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो B और C का रिजल्टेंट जो होगा वो कहां पे होना चाहिए, B और C का रिजल्टेंट भी किस पे होना चाहिए, क्योंकि 2 फोर्सेज यहां पे हैं, R1 तीनों का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे होना चाहिए। इस डायग्राम से अगर आप देखो तो एक ही लाइन पे होने चाहिए, और एक लाइन कहां पे आएगी, ये वाली। ये चीज समझ में आ गई होगी सबको, क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होना चाहिए, इसी लाइन पे होना चाहिए। अगर इस लाइन पे नहीं होगा तो लाइक फोर्सेस के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीनों एक ही लाइन पे होनी चाहिए, ये इस पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होना चाहिए, डी पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख लेता हूं। सिंस फोर्स आपके पास में जो P है वो कहां एक्ट कर रहा है, एक्ट्स ऑन A, एंड रिजल्टेंट, कौन सा रिजल्टेंट, जो तीनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट R1 मैंने माना है, एक्ट्स ऑन किस पे कर रहा है, G पर। देयरफॉर अब थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपके पास में ये 2 फोर्सेस यहां पे हैं, पैरेलल है, लाइक फोर्सेज है, इस पे मूव कर, इस पे एक्ट कर रहे हैं, तो अब ये जो रिजल्टेंट है ऑफ कोर्स इसका और इन दोनों के रिजल्टेंट का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे लगेगा, इसी लाइन पे लगेगा। सिंपल सी बात है। देयरफॉर आप इस तरह से लिख सकते हो, रिजल्टेंट ऑफ किसका, बी की जगह आप लिखो ये Q एंड R किस पे एक्ट करेगा, एक्ट्स ऑन, या इस तरह से लिख दो, विल बी एक्टेड ऑन, कहां पे एक्ट करेगा, ये किस पॉइंट पे करेगा, ऑफ कोर्स किस लाइन पे करेगा, सॉरी ACD, कहीं ना कहीं करेगा, हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी कर सकता है। नाउ इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो, जो ये थ्योरी लिखी हुई है, इक्वेशन तो नहीं है लेकिन इसको स्टार्ट दे दो, इसका भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आते हैं अपन दूसरे पार्ट में। लाइक फोर्सेस के अंदर मैंने बताया था कि अगर P और Q आपके पास में 2 लाइक फोर्सेज है तो उनका रिजल्टेंट उनको मिलाने वाली रेखा पर ही किसी पॉइंट पर लगेगा, और वो पॉइंट जो है उनको क्या करेगा, Q और रेशियो P के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब इस पार्ट पे आते हैं, इसको भूल जाइए।
हमने बात करते हैं बी और सी के रिजल्टेंट की, क्योंकि हमने यूज किया है यहाँ पे बी और सी का रिजल्टेंट, और इस पी को मिलाकर के जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्टेंट था। तो यहाँ पे बी और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पे होगा, ऑफ कोर्स इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे ही होगा, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे कहां होगा, इसी पे होगा। तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ किस पे, Q एंड ये कितना है R, रिजल्टेंट ऑफ Q एंड R कहां पे एक्ट करेगा, विल बी एक्टेड ऑन किस पर, लाइन आपके पास में कौन सी होगी, BDC, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और टू को कंबाइन करते हैं। फर्स्ट और टू को कंबाइन करेंगे, ये तो कहता है कि रिजल्टेंट इस पे होगा, इस लाइन पे होगा, ये वाली थ्योरी ये कहती है। ये वाली थ्योरी ये कह रही है कि रिजल्टेंट साहब यहां पे होगा। तो ये एक ही पार्ट, एक ही चीज पॉसिबल है। ये कह रहा है यहां पे होगा, ये चीज कह रही है यहां पे होगा। रिजल्टेंट किसका, बी और सी पॉइंट पर क्यू एंड आर का। तो ये तो कहता है कि क्यू एंड आर का रिजल्टेंट इस पे होगा, ये थ्योरी कहती है क्यू एंड आर का रिजल्टेंट इस पे होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्यू एंड आर का रिजल्टेंट किस पे हो, डी पे, क्योंकि जैसे डी पॉइंट पे लगेगा तो इस लाइन पे भी आ गया और इस लाइन पे भी आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज रिजल्टेंट ऑफ, ध्यान से देखना आंसर आ गया, रिजल्टेंट ऑफ Q एंड ये कौन सा R, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो विल बी एक्टेड ऑन किस पे लगेगा, किस पॉइंट पे लगेगा, पॉइंट आपके पास में है D, और जैसे इस पॉइंट पे एक्ट करेगा दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखो अभी पढ़ा था, इस पॉइंट पे अगर एक्ट करता है तो P इंटू AC इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू BC, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहां लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। इसको मैं सपोज इस तरह से मान लेता हूं, ये R2 मान लेता हूं या R डैश मान लेता हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो क्या होगा थ्योरी, Q इंटू आपके पास में कितना हो जाएगा, इसके रिजल्टेंट की और पोस्ट के बीच की डिस्टेंस BD इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में R, और कितना आ गया DC। अब ध्यान से देखो, दिस इंप्लाइज में क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल्स टू कितना आ गया R, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि BD किसके इक्वल है, D और C के इक्वल है। तो ये तो हमने क्या किया, एक पार्ट को यूज किया, कौन से पार्ट को, कि रिजल्टेंट को मैंने क्या लिया, P और इन दोनों के रिजल्टेंट का रिजल्टेंट। इसी प्रकार से सिमिलरली आपको क्या करना है, इस मीडियन को, इस एक मीडियन आपको और बनानी है, पूरी थ्योरी रिपीट करनी है, तो आपको पता चलेगा कि P इक्वल टू कितना आ गया, Q आ गया। इसी प्रकार से कितना आ जाएगा, P इक्वल टू R आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, दिस इंप्लाइज यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, सिमिलरली इस पूरी थ्योरी को हम बार बार हर मीडियन, दोनों जो रिमेनिंग मीडियन है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो P इक्वल टू Q इक्वल टू कितना आ गया R, सिंपल सा, ठीक है। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आपको बस जो लाइट फोर्स है उसकी थ्योरी को क्या करना था, अप्लाई करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा इसमें भी कुछ है नहीं, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर अगेन एक ट्राइंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 103, और 103 का जो आंसर है वो आंसर है 4। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं दिया हुआ। 3 फोर्सेस P, Q, R act along the side BC, CA and AB of a triangle। अगेन एक ट्राइंगल की बात की है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस तरह से आपके पास में ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर आपको बोला गया है कि इसके जो वर्टिसेस हैं वो दे रखे हैं A, B, C। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। और P, Q, R कहां लग रहा है, देखो P लग रहा है BC के अलोंग, तो ये तो P लग रहा है। आपके पास में जो Q लग रहा है वो CA के अलोंग है, ये भी आपको इंपोर्टेंट है, ये Q आ गया। और R कहां लग रहा है, इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर। इंपोर्टेंट है सबका ऑर्डर क्या हो, एक ही डायरेक्शन में। अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया, आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, लेकिन सारों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इसको इस डायरेक्शन में ले लिया तो इसको इस डायरेक्शन में ले लिया। आगे क्वेश्चन में बोला गया, इफ देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। अगेन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है सेम चीज जो यहां दे रखी थी, कि इसका जो रिजल्टेंट है इन तीनों फोर्सेस का, वो रिजल्टेंट कहां से पास हो रहा है, उसके सेंट्रोइड से पास हो रहा है। यूज करेंगे यहां पे, अब लाइक फोर्सेस था तो यहां पे लाइक फोर्सेस की थ्योरी को तो यूज करेंगे नहीं। अब ध्यान से देखो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ये बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। अब अगेन हम क्या करते हैं, एक मीडियन बनाते हैं, क्योंकि हमें सेंट्रोइड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक मीडियन बना रहा हूं। ध्यान से देखना, मीडियन क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन को, अपोजिट साइड्स को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है।
ये मीडियन है और यहाँ पे एक जो आपके पास में जी दिया हुआ वो जी ये रहा, और इनका जो रिजल्टेंट है कुछ कहीं पे भी मान लो इस तरह से कुछ R1 लगेगा, उससे अपने को मतलब नहीं है फिलहाल, बस इतना दिया हुआ है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो जी से दिया हुआ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे थ्योरी क्या यूज करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो थ्योरी यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ट्राइंगल्स के साइड्स में लगा हुआ है, R1 जो रिजल्टेंट भी आपको दिया हुआ, तो रिजल्टेंट और फोर्स मिलकर के वो सारे क्या होते हैं, सारे के सारे आपके जो भी फोर्सेस दिए हुए हैं और उनका रिजल्टेंट अगर इन सारे फोर्सेस को मिला दूं तो वो सारे के सारे फोर्सेस क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। और किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जहां पे रिजल्टेंट लगता है। या इस तरह से कहें कि ये सारे फोर्सेस इस कंडीशन में कौन से, आर, पी, क्यू और R1 ये सारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं। या हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि इन तीनों फोर्सेस का P, Q और R जो फोर्सेस हैं उनका जो टॉर्क होगा वो टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा आपके पास में, सबका सम कितना आएगा, 0। अब सम क्यों ले रहा हूं, टॉर्क बैलेंस करना होता है, इस पॉइंट के अबाउट सारा टॉर्क बैलेंस होगा, इसलिए सम को 0 कर रहा हूं क्योंकि सारे के सारे क्या होंगे, एक ही ऑर्डर में होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि इसका टॉर्क किसके इक्वल होगा, क्योंकि माइनस साइन तो आने की चांसेस ही नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, सिंस हमें दिया हुआ कि इनका रिजल्टेंट जो है वो सेंट्रोइड से पास होता है, इसका मतलब इन तीनों फोर्सेस जो आपको दिए हुए हैं, इन तीनों फोर्सेस का उस जी के अबाउट जो आपका टॉर्क होगा वो टॉर्क का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहां पे इस थ्योरी को यूज करेंगे। अब टॉर्क कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, आगे भी क्वेश्चन है टॉर्क के बेस पे। टॉर्क हमेशा क्या होता है, एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, किसका निकालते हैं, एक लाइन का। तो लाइन का टॉर्क, अब देखो हम क्या करेंगे, आर का टॉर्क निकालेंगे, तो आर की लाइन ऑफ एक्शन कितनी हो गई है, तो इस लाइन का इस पॉइंट के अबाउट, इस लाइन का इस पॉइंट के अबाउट। तो ध्यान से देखो थ्योरी ये है टॉर्क निकालने की। तो सपोज मान लेते हैं आपके पास में ये फोर्स लगा हुआ है, फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इस लाइन पे फोर्स लगा हुआ है, मान लेते हैं ये फोर्स सपोज P है, फिलहाल मान लेते हैं। मुझे इस पॉइंट G के अबाउट मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा और टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। टॉर्क की डायरेक्शन निकालना तो बड़ा आसान है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है, जिस फोर्स को आपको दिया है, तो आपके जो फिंगर्स है उस फिंगर्स को आपको फोर्स जिस लाइन पे, लाइन का आपको टॉर्क निकालना उस पे रखेंगे और आपको अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो जी ऊपर की साइड है, जैसे मैं इसको इस तरह से रोटेट करूंगा तो आपका जो थंब होगा वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा, थंब कहां पे, बाहर की ओर। तो इसका मतलब इस लाइन का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और आउटवर्ड डायरेक्शन के साथ साथ ध्यान से देखो ये प्लेन है और थोड़ी देर के लिए मैं इसको XY प्लेन मान लूं, तो ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, Z एक्सिस होगी। मींस इस लाइन का, इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वो Z डायरेक्शन में होगा। यदि ये लाइन किसके अंदर है, XY प्लेन के अंदर, ये पॉइंट कहां पे है, XY प्लेन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टॉर्क निकाले कैसे, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकालिए, तो डायरेक्शन हो गया। तो टॉर्क में टॉ से लिख रहा हूं, टॉ का मतलब होता है फोर्स जो भी आपका दिया हुआ, मल्टीप्लाइड बाई जिस पॉइंट के अबाउट निकाले उस पॉइंट से उसकी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज ये मान लेते हैं m, तो ये कितना हो गया P इंटू CM। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो गया। मींस टॉर्क कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका है, क्या करना है आपको, वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट फिलहाल हमारा यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ, मैंने क्या कहा कि सारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे लगता है उसके अबाउट उसका टॉर्क कितना होगा, बैलेंस करना होगा। तो सम ऑफ टॉर्क्स, ठीक है, ध्यान से देखना। अब टॉर्क किसके अबाउट आपको निकालना है, टॉर्क आपके पॉइंट निकालना है, सम ऑफ टॉर्क्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस कौन कौन से दिए हुए हैं, P, Q और R। इन फोर्सेस का टॉर्क किसके अबाउट निकालना आपको, ऑफकोर्स रिजल्टेंट कहां लगा हुआ है, G पर, इक्वल्स टू कितना करना आपको, 0। अब ध्यान से देखो, अब इसका मतलब मुझे क्या करना है, अब ये P फोर्सेस यहां लगा, इस थ्योरी को देखिए ध्यान से। तो P फोर्सेस यहां लगा हुआ, लाइन कौन सी होगी, B से। मुझे टॉर्क निकालना, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, डायरेक्शन से अपने को मतलब नहीं है। तो जैसे मैं टॉर्क का निकालूंगा, और यहाँ पे आपको प्लस माइनस का भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब या तो सारे प्लस आएंगे या सारे माइनस आएंगे, माइनस आ जाए तो माइनस कॉमन लेके 0 में भेज देना। अब ध्यान से देखो, टॉर्क निकालना है P के अबाउट, ये लाइन रही, ये लाइन रही, मुझे क्या करना है, इस G से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो P के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए P और उसकी क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ये परपेंडिकुलर मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। मैं थोड़ी देर के लिए ये जो पॉइंट है इसको मैं D मान रहा हूं और ये पॉइंट कितना हो गया, M हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, PCM प्लस इसी प्रकार से Q का निकालेंगे।
तो Q का निकालेंगे तो ध्यान से देखो ये रहा Q इस पे, तो इससे क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कितना हो गया QCN। हम क्या करेंगे, हर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल एक पार्ट कैलकुलेट करेंगे और हम बाकी आइडियाज यहाँ पे लिख देंगे क्या क्वांटिटी आने वाली है। अब ध्यान से देखो ये Q हो गया, मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर डाला एन पे, इसलिए नहीं बना रहा हूं डायग्राम ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे माना कोई पॉइंट एन है तो परपेंडिकुलर डाला तो कितना हो गया GN, और इसी प्रकार से प्लस ये R फोर्सेस इस पे इससे परपेंडिकुलर डाला तो कुछ मान लेते हैं सपोज GO मान लेते हैं और कितना होना चाहिए 0। अब हमारा मेन काम जो है इक्वेशन नंबर 1, हमारा मेन काम ये रह गया कि आप GM की वैल्यू निकालो, GN की वैल्यू निकालो और GO की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। अब ध्यान से देखो GM की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। GM की वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है, मैं इसको साइड में से इधर से रफ कर देता हूं और इस डायग्राम को बनाते हैं। ध्यान से देखो GM आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के साथ साथ वो दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर भी है। ध्यान से देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल आपके पास में है, एक आपके पास में ये वाला ट्राइंगल मैं ले लेता हूं, एक तो आपके पास में ये वाला ट्राइंगल पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो दो ट्राइंगल आपके पास में, एक ये रहा इस तरह से GM और D, और एक ट्राइंगल आपके पास में है AB और कितना हो जाएगा D, या इस तरह से करो, इसको नहीं इस तरह से मतलब, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखो ये पॉइंट जो है मैं पॉइंट लेता हूं, सपोज S पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल जो बन गया वो इस तरह का ट्राइंगल बन गया एक, ध्यान से देखना इसको डायग्राम को, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये A हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, S परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास में D हो गया। ये मेरी मीडियन ले रहा हूं जो AD वाली है, यहाँ पे मेरा पॉइंट जो था वो कौन सा था, G, जिसे भी मैंने परपेंडिकुलर डाला था, और ये कितना था M। ये भी क्या है परपेंडिकुलर, ये भी क्या है परपेंडिकुलर, आपको नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखो यहाँ पर ट्राइंगल से नजर आ रहे होंगे। अब ध्यान से देखो ये दोनों ट्राइंगल जो है AS और D और GM और D, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। तो इन यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे, इन सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स है सिमिलर ट्राइंगल आपके पास में है, एक तो AS और कितना हो गया D, एंड ट्राइंगल कौन सा हो गया GMD। हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखो जैसे ट्राइंगल के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो AS अपॉन कितना होगा GM, किसके इक्वल हो गया AS अपॉन कितना हो गया GM, ठीक है, AS अपॉन GM, ठीक है। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये होगा AS अपॉन कितना हो गया GM हो गया, एक साइड इसको ले लेते हैं, AD अपॉन कितना आ जाएगा GD, तो इक्वल टू कितना होगा AD अपॉन GD, इक्वेशन नंबर देते हैं इसको 2। अब हमें किसके वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें तो चाहिए सिर्फ GM के वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो GM की वैल्यू आ जाएगी। अब GM की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखो क्या करें, और यहाँ पे एक वैल्यू और चाहिए मेरे पास में AS की वैल्यू। तो एक ट्राइंगल में आपके पास में और बना रहा हूं, यहाँ पे इस ट्राइंगल को भी ध्यान से देख लेना, ये आपके पास में था A, ये आपके पास में S, ये भी परपेंडिकुलर है, और ये ट्राइंगल कितना हो गया B। आप थोड़ी देर के लिए एंगल कितना ले लेते हैं, B एंगल ले लेते हैं। ध्यान से देखो मुझे AS की वैल्यू निकालनी है, तो इस ट्राइंगल के अंदर में अगर साइन B लेता हूं तो साइन B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर कितना है AS अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AB। इसका मतलब ये हुआ कि AS की वैल्यू कितनी होगी AB sin B। AB इसलिए ले रहा हूं कि AS का कोई यहाँ पे हमारा कोई सेंस नहीं है, AB तो क्या होगा हमारे पास में इस जो मेन ट्राइंगल है उसकी क्या हो जाएगी साइड्स आ जाएगी। एंगल हमारे पास में है ये, हमें मेन ट्राइंगल ध्यान रखना है, तो हम इसकी साइड्स और इसी के एंगल को लेकर के काम करना है। जो हमने बाद में कंस्ट्रक्ट किया उन सबको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं यही कर रहा हूं, यहाँ पर AS की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी AB sin B, करेक्ट। GM मुझे निकालना है। अब बात करते हैं AD अपॉन GD की। AD अपॉन GD आप ध्यान से देखो, ज्योमेट्री से आपको नजर आ रहा है AGD क्या है आपके पास में मीडियन है, G क्या है आपके पास में सेंट्रोइड है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो सेंट्रोइड होता है वो सेंट्रोइड उस पूरी लाइन को या उस मीडियन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस कितनी है 1 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3। इसका मतलब AD कितना हो गया 3 और GD कितना हो गया 1। तो मुझे पता है कि फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ किसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की डेफिनेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे ध्यान से देखो कि AD अपॉन जो GD की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3/1, इक्वेशन नंबर 3। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम क्या करते हैं यूज करते हैं।
जैसे यूज करोगे ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे जीएम की वैल्यू चाहिए, जीएम में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एडी अपॉन जीडी, ये नीचे आएगा तो 1/3, और एएस की वैल्यू वो लिखी हुई देखो ए बी साइन बी, ध्यान से देखो ये आ गया मेरे पास में, जीएम की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट करेंगे और आगे तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे इसे। ध्यान से देखो, तो यूजिंग वन, इक्वेशन नंबर 1 को मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो क्या लिख दूंगा, P, और ये कितना हो गया 1/3 ए बी साइन बी, ध्यान से देखना, प्लस Q, ये P यहां लग रहा था तो आपको ये वाला एंगल लेना है, जब Q की बात करोगे तो C वाला एंगल लेना है, तो कितना आ जाएगा Q 1/3, और कितना आ जाएगा, अब आपके पास में ये AC हो जाएगा लाइन, सॉरी AC नहीं, लाइन ये लेनी है BC, अपोजिट वाली लाइन लेनी है BC, और कितना हो जाएगा साइन C, और प्लस R की अगर बात करें तो 1/3, और कितना हो जाएगा AC, और साइन कितना हो गया A हो गया, ये आपके पास में हो गया, ये एंगल A हो गया, इस तरह से हम लिख देंगे, और ये कितना आना चाहिए, सारा 0 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो 3 तो आपका कहां चला गया, 0 के अंदर। अब ध्यान से देखो ये ट्राइंगल है, आपको पता है कि A के अपोजिट जो साइड्स होती है BC, उसको हम स्मॉल a लिखते हैं, ये कितनी हो जाएगी स्मॉल b, ये स्मॉल c, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये AB जो है वो AB कौन सा आपके पास में, ये रहा, AB की वैल्यू कितनी होगी, C के सामने स्मॉल c, तो P और स्मॉल c, और कितना हो गया साइन b, इसको लिख सकता हूं, प्लस यहां से Q और B और C कितना हो जाएगा स्मॉल a, तो स्मॉल a, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन c, और प्लस यहां पे देखो R और AC की वैल्यू कितनी होगी B, और कितना आ गया साइन A = 0। अब ध्यान से देखो आगे क्या करना है, मुझे साइन रूल अप्लाई करना है, बाई साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल आपको कहता है कि A/sin A की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, B/sin B के इक्वल होती है, अपॉन C/sin कैपिटल C = कितना होता है K, कुछ मान लो, तो यहां से A की वैल्यू कितनी लिख देना, K sin A रख देना, B की वैल्यू कितनी K sin B, C की वैल्यू कितनी K sin C, मैं रफ कर देता हूं उधर से थोड़ा, और क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। अब क्या करना है हमें, सिर्फ बस यहाँ पे इस साइन रूल को अप्लाई करना है, और जैसे साइन रूल को अप्लाई करोगे दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखो क्या लिख दूंगा मैं, P और C की वैल्यू कितनी आएगी K sin C, तो K तो सब में आएगा तो 0 में भेज दो, तो P और कितना आ गया C की वैल्यू कितनी होगी sin C, तो कितना लिख दूं sin C sin B, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो Q, और Q के साथ में कितना आ जाएगा sin A, और sin कितना आ गया C, और यहाँ पे R के साथ में क्या आ जाएगा आपके पास में sin B, और sin A = कितना हो गया 0। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, फ्रेम करना है क्वेश्चन को, क्या करो sin A sin B sin C से डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो दिस इंप्लाइज P अपॉन इसके नीचे कितना आ गया sin A, प्लस Q अपॉन sin B, और प्लस R अपॉन कितना आ गया sin C = कितना हो गया 0। यही मेरा क्या होगा आंसर। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब 3-4 फोर्सेस आपको दिए हुए हो, उनका रिजल्टेंट दिया हो, तो रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट पे उसका टॉर्क क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था। तो ये क्वेश्चन था मेरे हिसाब से 103, आई थिंक, यस 103, इसका आंसर है 4 आंसर इसका करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की, और क्वेश्चन नंबर 104 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था कि 3 फोर्सेस आपके पास में दिए हुए थे, और वो इक्विलैटरल ट्राइंगल जो था उनके साइड्स के अलोंग लगे हुए थे, ठीक है, अलोंग तो नहीं लगे हुए थे, उस डायरेक्शन में लगे हुए थे, एक पॉइंट पे उसी डायरेक्शन में लगे हुए थे जिस डायरेक्शन में इक्विलैटरल ट्राइंगल की क्या होती है साइड्स होती है, तब आपको उसका रिजल्टेंट निकालना था। अब आज आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के डायरेक्शन में ना देख करके आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर की क्या दी हुई है, साइड्स दी हुई है, जिसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, सेंस इसलिए नहीं कि इसका कोई भी यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 के अंदर क्या बोला गया है, इसका आंसर जो है वो आंसर आपके पास में 3 और 3 है आपके पास में 3 के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 41 KC। ध्यान से देखो क्या बोला गया, आपके पास में ABCD एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। एक ABCD में इस तरह से लिख देता हूं ABC और D, ये मेरे पास में एक स्क्वायर नजर तो नहीं आ रहा होगा, रेक्टेंगल नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ABCD एक जो है वो हमारे पास में एक स्क्वायर दे रखा है। आगे बोला गया कि 4 फोर्सेज आपके पास में है जिनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, 4, 7 और 9, इसके साइड्स के अलोंग लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। आपको इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर आपको ऑर्डर में लेना है, साफ साफ लिखा हुआ एंड एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ द स्क्वायर टेकन इन ऑर्डर। मींस अगर आप स्टार्ट यहां से करते हो 3 के आपने ले लिया, इसी ऑर्डर में आपको चलना कौन सा है 4 ले लिया, इसी ऑर्डर में आपने 7 ले लिया, और इसी ऑर्डर में कितना ले लिया आपने 9 ले लिया। ये सारे केजी में दिए हुए, तो आंसर भी केजी में आएगा, इसको बार बार अपन नहीं लिखेंगे। आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है, हमने क्या किया था कल भी, फोर्सेस को रिजोल्व कर लिया था एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। सपोज मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मैंने RX ले लिया,
पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आर वाई ले लिया, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। इनका रिजल्टेंट कल भी मैंने बताया था, आर की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सिंपली इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर एक्स कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आर एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में दो ही है, ये तो क्या है वाई डायरेक्शन में है, तो इनका इफेक्ट तो एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, 0 होगा। और अगर आपको इसको समझ में नहीं आता है तो क्या लोगे, 9 और एंगल कितना 90, तो 9 cos 90, cos 90 कितना होता है 0। तो बेटर रहेगा कि इस तरह से एंगल में नहीं लिखे, आप सीधा डायग्राम देख लो। 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो 3 को तो ले लेते हैं पॉजिटिव, 7 अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव, तो 3 - 7 ये कितना हो गया -4। तो आर एक्स तो कितना आ गया -4। आर वाई की बात करें, आर वाई इधर देखो, ये तो आपके पास में 4 हो गया, ऊपर वो लग रहा है पॉजिटिव, ये नीचे लग रहा है तो नेगेटिव, कितना आ गया -5। सिंपल सा था। आर कैलकुलेट करना, आर कितना होता है, आर आपके पास में होता है स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, मैंने साइड में लिख भी दिया है। जैसा कैलकुलेट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर कितना हो गया 16, और कितना हो गया ये आपके पास में 25। कैलकुलेट करो 16 + 25 कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41, और केजी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि सारे फोर्सेस किसमें दिए हुए केजी में। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन नंबर था 104। अब बात करते हैं 105 की। 105 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। 105 अभी मैंने निकालना सिखाया आपको टॉर्क, उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। 105 और 105 का जो आंसर है वो 4 है, 4 में आपका आंसर दिया हुआ है 5। कुछ नहीं बोला गया, आपको जो फोर्स दिया हुआ है उस फोर्स की वैल्यू जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट दी हुई है, ठीक है। आगे आपके पास में एक लाइन दी हुई है, और लाइन जो आपके पास में है वो है x - 3/2 इक्वल्स टू y - 4/-1। एक काम करो, इस लाइन को चेंज कर लो। हाँ, इस फॉर्म में मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, तो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। इसको लिख लिया -x, और ये हो गया +3, ये हो गया इक्वल्स टू 2y, और कितना हो गया -8। इसको उस साइड ले जाओ तो कितना हो गया x + 2y, और ये कितना हो गया -11 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में एक लाइन दी हुई है, इस फॉर्म में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये लाइन दी हुई है, और ध्यान देना यहाँ पे ये लाइन है वो x और y के अंदर है। इसका मतलब ये लाइन किसके अंदर है, अगर मैं इस बोर्ड को xy प्लेन मान लेता हूं तो ये लाइन जो है वो मेरे पास में ये रही कुछ, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ये जो फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग लगा हुआ है, तो इस लाइन के अलोंग में इस तरह से मांग लेता हूं, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन के अंदर कहा गया, क्वेश्चन द मोमेंट ऑफ द फोर्स, क्या करना है, इस F का मोमेंट निकालना है। लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि जो पॉइंट है आपके पास, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, वो पॉइंट कितना दिया हुआ 4,1। तो 4,1 में यहां पे मान लेता हूं, ये P है 4,1। आगे क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको देना तो नहीं चाहिए क्वेश्चन में, जैसे भ्रमित करने के लिए ऐसी चीजें दे देता है। मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट अलोंग द जेड एक्सिस, आपको बोला गया है कि आपको इस फोर्स का, ये जो फोर्स दे रखा है, इसका मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ये फोर्स इस लाइन पे लगा हुआ है, तब इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालो, लेकिन मोमेंट किस डायरेक्शन में निकालो, जेड एक्सिस में। ऑफ कोर्स ये जेड एक्सिस में लगेगा, ऑफ कोर्स जो आपके पास मोमेंट निकलेगा वो मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो कितनी होगी, जेड एक्सिस होगी। इसको तो आपको देने का कोई सेंस नहीं, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। क्यों अंडरस्टूड है, ध्यान से देखो, ये लाइन किस में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये मैंने बना दी, ये पूरा एक्स वाई प्लेन के अंदर है। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मोमेंट निकालने के लिए जिस फोर्स का निकालना है, जिस लाइन पे लगा हुआ वहां पे अपने फिंगर्स रखना है, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना उसकी तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करना है। जो आपके थंब का डायरेक्शन होगा वो उसके मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा, और मेरे थंब का डायरेक्शन इस प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में है। फिलहाल आउटवर्ड डायरेक्शन में तो क्या होगा, मैं इसको अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस लेता हूं तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होगी, जेड एक्सिस। तो इसका मतलब इसका मोमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली किसके अलोंग आ जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। तो उससे हमें थोड़ा चिंतित नहीं होना है। हम बात करते हैं केवल कि इसका मोमेंट निकाले कैसे। मोमेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मान लेता हूं कितनी है, pm। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मोमेंट जो होगा वो मोमेंट कितना होगा, मोमेंट इक्वल्स टू जो आपको फोर्स दिया हुआ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को उस लाइन में सेटिस्फाई करा दो। जैसा सेटिस्फाई कराओगे कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया 11 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, ये हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास में, इसको कैलकुलेट कर लेना। जैसे कैलकुलेट करोगे ये √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो गया 6 और 6 - 11 कितना होता है 5 और 5 -5 यहाँ पाएगा, -5 का मॉड्यूलस कितना देगा 5 और 5 आपके पास में क्या आ गया, मोमेंट आ गया। तो
तो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये रहा ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको मोमेंट कैलकुलेट करना था या टॉर्क कैलकुलेट करना था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 की। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 106 ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। इसमें जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। जो आंसर इसका आएगा वो चारों ऑप्शंस में बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है, ए हेवी व्हील ऑफ डायमीटर 1। आपके पास में एक पहिया है, एक व्हील है, डायमीटर कितना दिया 1 मीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और वेट कितना दिया हुआ 100 केजी। सेंटीमीटर में इसलिए चेंज कर रहा हूं कि आगे जो क्वांटिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है आपके सेंटीमीटर में दी हुई है। इस टू बी ड्रैग्ड अवर ए स्टोन, उसको क्या किया जाता है, एक पत्थर रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, उस पर क्या जाता है, उसको खींचा जाता है। तो वो पत्थर पे वो पहिया ऊपर चढ़ जाए, उसके लिए न्यूनतम या कहें कि मिनिमम फोर्सेस कितना होना चाहिए हमें कैलकुलेट करना है। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है और तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 106, क्वेश्चन नंबर 106, और इसका आंसर जो करेक्ट आएगा वो इसमें आएगा 133.33 केजी। केजी तो चलो लिख दो, केजी में तो आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक सर्कल है, ये मैं मान लेते हैं मेरे पास में एक सर्कल है, ठीक है। पहिया है, सर्कल तो क्या ही ले। और इसको क्या करते हैं, ड्रैग किया जाता है एक स्टोन के ऊपर, और स्टोन की हाइट जो है आपके पास में वो कितनी दे रखी है, ये मान लेते हैं आपके पास में एक स्टोन है, ठीक है। ये स्टोन आपके पास में है, ये पड़ा हुआ है और ये पहिया है। आप इसको खींचोगे, इसके ऊपर ये चढ़ जाए। इसके लिए आपको मिनिमम फोर्सेस निकालना है कि क्या रिक्वायर्ड है। अब ध्यान से देखो, इसकी जो आपके पास में हाइट दी हुई है वो हाइट कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, आई थिंक ये दी हुई क्वेश्चन में। और आपको बोला गया कि जो व्हील आपके पास में है, ये व्हील का जो वेट है वो वेट कितना दिया हुआ आपके पास में, W की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई 100 केजी। तो मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, ये W, इसको थोड़ा दिखेगा नहीं, ये W और W की वैल्यू कितनी होगी 100 केजी, ये आपके पास में आएगा। ये W लगा हुआ। फोर्स किधर, ऑफकोर्स आप कहां खड़े हो, यहां पे खड़े हो, इसको इस साइड खींचोगे तो फोर्स कहां लगेगा, इसके सेंटर पे, और किस डायरेक्शन में लगेगा F। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। F किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। वेट हमेशा नीचे लगता है, 100 केजी दिया हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि ये जो आपके पास में व्हील है, इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना दिया आपके पास में 1 मीटर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस कितनी हो जाएगी, R = 50 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब करना क्या है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर, अब देखो ये पहिया है, टच कहां हो रहा है यहाँ पे, और आप इसको खींचोगे तो ये इसके ऊपर चढ़ जाए। तो फिलहाल अगर मान लो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है, एकदम पड़ा हुआ, ये फोर्स और ये फोर्स लगा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके लिए क्या होगा कि इसके कारण जो टॉर्क लग रहा है और इसके कारण जो टॉर्क लग रहा है वो दोनों इक्वल है। इसके कारण अगर टॉर्क ज्यादा हो गया तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, इसके कारण अगर टॉर्क ज्यादा हो गया तो चढ़ेगा नहीं, नीचे के नीचे रहेगा या इस तरफ मूव करने लग जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ये इस स्टोन के ऊपर ड्रैग कर लें, उसके लिए मिनिमम फोर्सेस कितना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि कम से कम वो बैलेंस तो रहना चाहिए, और बैलेंस रहने के लिए हमें क्या करता हूं, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, सपोज ये मान लेते हैं, सपोज ये G है, और इस G पॉइंट के अबाउट इन दोनों का टॉर्क क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं सम नहीं करूंगा, सम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पहले तो क्या करना है, इस W का क्या निकालना, टॉर्क निकालना। तो मैंने बताया था आपको फिंगर्स इस तरह से रखना है। जब आप रोटेट करोगे G के अबाउट, इस तरह से रोटेट करोगे, तो इस W के कारण जो टॉर्क होगा वो तो बोर्ड के बाहर आएगा, इस F के कारण जो है बोर्ड के अंदर जाएगा। तो इस F के कारण जो टॉर्क है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस W के कारण जो टॉर्क है उसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन टॉर्क किस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि हमें ड्रैग करना है स्टोन पे, और जो हमारा व्हील है वो कहां पे टच कर रहा है, इसको G पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिखूं, ध्यान से देखो, अब टॉर्क निकालना है, और टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके पास में टॉर्क निकालने के लिए भी 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना होता है, उससे उस फोर्स पे क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये पॉइंट कितना है M, इससे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सपोज ये पॉइंट कितना है N। तो थ्योरी ये कहती है कि F के कारण जो टॉर्क होगा F, और उसके कितना हो गया परपेंडिकुलर कितना हो गया GM, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस W और GN के इक्वल होना चाहिए। सिंपल सी थ्योरी है, बस हमें क्या करना है, GM और GN के वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब निकालें कैसे, GM तो सिंपली निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ध्यान से देखो, ये पूरी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो यहां से यहां तक जो आपको दे रखा है वो तो आपके पास में कितना है, यहां से यहां तक वो तो आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, ये कितना पोर्शन हो जाएगा, 50 - 20 कितना हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन आ गया
वो तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां पर जो मैं बात करूं GM की वैल्यू वो तो कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो ये तो मुझे पता है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, इसको यहां से यहां मिला देता हूं। यहां से यहां मिलाऊंगा तो ध्यान से देखो ये डिस्टेंस मेरे पास, मुझे तो ये कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस मुझे पता है कितनी, ये भी कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ये आपके पास में डिस्टेंस कितनी होगी, ये इस व्हील की रेडियस हो जाएगी, रेडियस कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो मैं F इंटू GM के वैल्यू तो कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर में रहने दो, W आपके पास में कितना दिया हुआ 100 और GN की वैल्यू ध्यान से देखो GN कितना हो जाएगा, GN हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ CG का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा आपके पास में CG का होल स्क्वायर माइनस इसमें से ये, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये कितना हो गया CN का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेट करना है। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 100 क्या 30 बाई, इसको कैंसिल आउट कर दिया 0 से 0, 10/3 स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखो C से लेकर के G तक की कितनी है 50, तो कितना हो गया 2500। यहां से ये कितना है 30, तो कितना हो गया माइनस की कितना हो जाएगा ये 900, ठीक है। 2500 माइनस 900 कितना होगा 1600, उसका स्क्वायर रूट होगी कितना आ गया 40, और जैसे बाहर आएगा कितना हो गया 400/3, और इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 133.33, ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट जो है वो टॉर्क बैलेंस करना था, वो पॉइंट सोचना था, टॉर्क निकालना मैंने आपको बार बार बता रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर था 106 और इसका करेक्ट आंसर है 133.33, जो आपके ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। इस क्वेश्चन पे भी आप चाहो तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 और 107 आसान है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थ्योरी बताई थी लाइट फोर्सेस की, और लाइट फोर्सेस से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 107 में बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू लाइट पैरेलल फोर्सेस P and Q passes through a point O। ध्यान से देखो 107 और 107 का आंसर जो है वो है फर्स्ट, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, जीपी में होंगे। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर बोला है कि दो फोर्सेस आपके पास में दिए हुए हैं P और Q, और उनका रिजल्टेंट जो है वो एक पॉइंट से पास होता है O से। इसको समझिएगा, द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइट फोर्सेस, लाइट फोर्सेस कैसे, इस तरह से डायग्राम बना लो, ये आपके पास में है, सपोज मान लेते हैं ये P फोर्सेस जो है वो A पॉइंट पे लग रहा है, ये आपके पास में Q फोर्स जो है वो किस पॉइंट पे लग रहा है, B पॉइंट पे लग रहा है। थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइट फोर्सेस का रूल ये होता है कि अब इनका रिजल्टेंट जो होगा वो P प्लस Q होगा, और रिजल्टेंट जो होगा वो कहां, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, एज वेल एज इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगा उस पे, उस पॉइंट पे लगेगा, जिसको ये जो रिजल्टेंट है वो Q रेशियो P में क्या करता है, डिवाइड करता है। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इनका रिजल्टेंट जो है वो O पॉइंट पे लग रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको O मान लेता हूं। ये रिजल्टेंट कहां लग रहा है, इसको मैं मान लेता हूं R नहीं मान के R1 मानता हूं, क्योंकि R आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम थ्योरी को अप्लाई करें फिलहाल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इंटू AO इक्वल्स टू, ध्यान से देखो Q इंटू कितना हो जाएगा OB, और मैं क्या लिख सकता हूं P अपॉन Q इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लूं OB अपॉन कितना हो गया, इसको OE लिख लो, ज्यादा बेटर लगेगा। तो OA इस तरह से मिलेगी क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे पढ़ते हैं, जो दिया हुआ आगे बोले इफ द रिजल्टेंट आल्सो पासेस थ्रू O व्हेन Q एंड R रिप्लेस बाय P एंड Q, ठीक है। आगे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि अगर हम P और Q की जगह कितना लगा देते हैं, Q और R लगा देते हैं, तो भी उसका रिजल्टेंट जो है वो किसी से पास होता O से। ध्यान से देखो अगेन सेम चीज आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट O है, पॉइंट अगेन सेम ए है, ये आपके पास में बी है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि पी की जगह तो आप क्या रख दो, क्यू रख दो, और जो आपके पास में क्यू दिया हुआ उसकी जगह कितना रख दो, आर रख दो। तो भी इनका रिजल्टेंट कहां से पास होता है, इसी पॉइंट से पास होता है, ओ से। रिजल्टेंट R2 मान लेते हैं, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि रिजल्टेंट तो चेंज होगा। रिजल्टेंट इसलिए चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे अब मैंने फोर्सेस चेंज कर लिए, लेकिन क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि आपके पास में रिजल्टेंट अभी भी किससे पास होगा, ओ से पास होगा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा, तो इस डायग्राम को देखते हैं, लाइट फोर्सेस की थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो यहां से कितना होगा, Q इंटू ओ ए इक्वल टू कितना हो गया, R इंटू ओ बी, और मैं इसको कितना लिख लूं, Q अपॉन R इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए। ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाई करोगे OB अपॉन OA की वैल्यू इक्वल है, तो कितना हो गया P अपॉन Q इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन R। और अगर इस तरह से होता है, जैसे मैंने लिखा P Q और R,
तो आपके पास में P अपॉन Q अपॉन किसके, ये रेशियो किसके इक्वल आ गया, इसके रेशियो के इक्वल आ गया, तभी पॉसिबल होता है जब वो किसके अंदर होता है, जीपी में। या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू पी आर, और अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर जो है वो आर आपके पास में किस में है, जीपी के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये क्वेश्चन नंबर 107। सिर्फ आपको क्या करना होना चाहिए, लाइक फोर्सेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, और क्वेश्चन नंबर 108 स्टैटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आसान थे। कोई एक या दो, एक क्वेश्चन ऐसा होगा 15-16 क्वेश्चंस में से एक या दो क्वेश्चन जो लेंथी था। 108 ये भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। इसका आंसर होगा 3, और 3 के अंदर है आपके पास में a 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, ध्यान से देखो। हाउ हाई, कितना ऊंचा, कैन ए पार्टिकल रेस्ट पे रह सकता है इनसाइड ए होलो स्फीयर। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि एक रेडियस ए का होलो स्फीयर है, तो वो बना लेते हैं यहाँ पे डायग्राम, क्योंकि डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स के सारे क्वेश्चनों में डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास में होलो स्फीयर है, और मान लेते हैं ये इसका क्या है, सेंटर है, और सेंटर को मैंने थोड़ी देर के लिए सी से डिनोट कर दिया। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इसकी रेडियस जो है वो रेडियस कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये रेडियस कितनी है, ए, उससे मतलब नहीं, जहां यूज होगा वहां इसका यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि एक पार्टिकल जो इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्वेश्चन में दो तरह से देखेगा, या तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा। क्या रोल है इनसाइड का वो भी देखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका पार्टिकल है और वो इनसाइड है, और ये बोला गया कि यहाँ पे रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब बस बैठा हुआ है चुपचाप, ना तो इधर जा रहा है ना ही इस जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। इस पे जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं वो सारे बैलेंस्ड है, जितने भी डायरेक्शन में लगे, अगर इस डायरेक्शन में कोई लग रहा है तो इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ऐसा है। रेस्ट के अंदर है, तो आगे आपसे बोला गया है कि ये कितना ऊंचाई पे होगा। ऊंचाई कहां से आप कैलकुलेट करोगे, जो उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, उसका लोवेस्ट पॉइंट मान लेते हैं ये है। ध्यान से देखो, मैंने इसको इससे मिला दिया। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, आपको यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस केवल ये कैलकुलेट करनी है। सी है, ये मान लेते हैं मेरे पास में, इसको मैं एम मान लेता हूं, और ये पार्टिकल जो है उसको मैं पी मान लेता हूं, यहाँ पे पी पॉइंट पे है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए एन मान लेता हूं। तो आपको इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना है, वो इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, एम से लेकर के एन तक की हाइट कैलकुलेट करनी है। आगे क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, केवल एम एन कैलकुलेट करना है। और एम एन कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम करो, अगर आपको सीएम पता चल जाए तो एम एन निकल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मुझे पता है। इस होलो स्फीयर की क्या दी है, रेडियस, तो मैं इस एम एन को कितना लिख सकता हूं, सी एन माइनस कितना हो गया, सी एम। और ध्यान से देखो, अब इसको कैलकुलेट करें। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अगेन देखो ये भी रेडियस है, मैं इसको इस पॉइंट से मिला देता हूं, तो ये भी रेडियस है, और रेडियस कितनी है, ए। इन दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो सीएम की वैल्यू कितनी होगी, ए कोस अल्फा हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो इसको मैं कितना लिख दूं, सी एन की वैल्यू, तो कंप्लीट आपके पास में रेडियस है ए, माइनस ये सीएम की जो वैल्यू होगी वो ए मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फा, तो कितना हो जाएगा, ए कोस अल्फा, और इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस अल्फा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यदि मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल जाती है। ध्यान से देखो, इसी फॉर्म में आपका आंसर फ्रेम किया हुआ, ए या आपका 1 माइनस कोस अल्फा, मींस अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, स्क्वायर रूट 3/2। और ये कितना आएगा जब आपके पास में अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाए, 5/6 आ जाए। अब इस अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए कुछ डाटा दिया हुआ है, और वो डाटा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, बस सिर्फ एक डाटा दिया हुआ है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसके अंदर सिर्फ आपको दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और आप सबको पता है कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसे क्या, ये जो सरफेस है वो कैसी सरफेस है, रफ सरफेस है, और रफ सरफेस है तो क्या लगेगा, उस पर फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस तरफ मूव कर रहा है। ऑफ कोर्स पार्टिकल इधर आएगा, तो फ्रिक्शन जो आपका लगेगा वो, अगर आपके पास में म्यू उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगता है। अच्छा, इसको पहले रहने दो, आप पहले आप इसका रिएक्शन फोर्स देखो। अगर ये पार्टिकल यहां पे है, अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि ये जो पार्टिकल है वो इस होलो स्फीयर के अंदर है। जब अंदर होगा तो आपका जो रिएक्शन फोर्स होता है, क्योंकि टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। और रिएक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर वो अंदर की ओर है तो सेंटर की ओर लगेगा, अगर ये बोल देता आउटसाइड है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता, उसका
रिएक्शन फोर्स लगता है। अगर रिएक्शन फोर्स आर है तो आपको पता है फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कितना होता है, म्यू आर होता है। बस कुछ भी नहीं दिया, पार्टिकल है, पार्टिकल आपके पास में है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा और वेट कहां लगेगा, हमेशा नीचे। अब ध्यान से देखो, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। ये एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, अल्फा, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा। और अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको रिजोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये अगर अल्फा है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो गया, W cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो गया, W sin अल्फा। बस इसी को बैलेंस करना था। इस पूरे डायग्राम को अगर हम देखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अगर हम इसको रिजोल्व करते हैं तो हमारे पास में म्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, W sin अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे अगर हम देखते हैं तो r की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, W cos अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दो, r से r कैंसिल आउट, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/√3। दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। हेंस जैसे अल्फा की वैल्यू π/6 आई, आपके पास में mn कितना हो जाएगा, a1 माइनस cos π/6, जैसे पुट करोगे a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये आपका आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं करना था, आपको बस डायग्राम बनाना आना चाहिए और थोड़ी जो बेसिक चीजें वो पता होनी चाहिए। स्टैटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 108 था ये, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। ये तो सिंपल सा कैटेनरी का क्वेश्चन था, इसमें कुछ था भी नहीं ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 109 में इधर से रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 109, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। थोड़ी मैं थ्योरी भी बता देता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। डायग्राम बना देते हैं इसका भी, वैसे इतनी जरूरत है नहीं अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। क्वेश्चन नंबर 109 और क्वेश्चन नंबर 109 जो है उसका आंसर आपके पास में 2 और 2 जो है वो W1। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कैपिटल W जो इज द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी की इक्वेशन आपको दी हुई है कि आपके पास में कितना है, y = c/x है। आपको बोला गया है कि इसके किसी पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, आपको t कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, कैटेनरी कैसा शेप होता है, एक पैराबोलिक शेप होता है, इस तरह से। ये कैटेनरी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है इसको मैं ए बी ले लेता हूं, जिसको बोलते हैं स्पान। ये उसकी क्या होती है, एक्सिस होती है, ठीक है। ये आपके पास में उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है जो एक्स एक्सिस होती है। ये इसका लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है, सी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है हम सी मान के चलते हैं। यहां पे जो आपको क्वेश्चन में कैटेनरी की क्वेश्चन दे रही है, इसमें जो सी होता है वो उसके लोवेस्ट पॉइंट की एक्स एक्सिस जो है आपके पास में उससे डिस्टेंस होती है। अगर ये आपके पास में सी है तो यहाँ पे हमेशा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होता है, T0, और इस T0 की वैल्यू कितनी होती है, WC। इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि कोई भी पॉइंट आप कैलकुलेट कर लेते हो, मान लेते हैं P पॉइंट है, और इसको थोड़ा इस तरह से ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और ये जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या है, एक तरह से टेंशन होगा, और टेंशन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। मान लेते हैं यहां से कितना एंगल बना रहा है, साइन एंगल बना रहा है। तो ध्यान से देखो, इसके कंपोनेंट लिखोगे, ये टेंजेंट के डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। ये पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट पे। आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि किसी पॉइंट P पर क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। ये टेंशन है, और टेंशन आपके पास में ये एक्स एक्सिस साइन एंगल बना रहा है। इसको जब आप रिजोल्व करोगे तो H डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा आपके पास में, T cos साइन। इस डायरेक्शन में कितना लगा हुआ, T0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, T0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बैलेंस करते हैं तो T। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेंशन हमें कैलकुलेट करना है, T0 की वैल्यू कितनी है, WC, और जैसे ही करोगे कितना हो गया, sec साइन। और ध्यान से देखो, T इक्वल टू C sec साइन की वैल्यू कितनी आ गई, WY। तो T इक्वल टू कितना हो गया, WY। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। इसमें भी अपने को क्या करना है, डायग्राम ही प्लॉट करना है, और डायग्राम से अपने को क्या निकालना, आंसर निकालना। तो मैं लिख देता हूं इधर क्वेश्चन नंबर 110, और इसका जो आंसर है वो आंसर है 2 में लिखा हुआ है W cot अल्फा और W cosec अल्फा। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ है कि ए स्पेयर ऑफ ए गिवन वेट W। एक स्पेयर दिया हुआ है जिसका वेट आपको कैपिटल W दिया हुआ है, रेस्ट पर है बिटवीन 2 स्मूथ प्लेन्स। 2 प्लेन्स आपके पास में, एक वर्टिकल है और एक जो है उससे अल्फा एंगल पे झुका हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप डायग्राम बना लो। मैं पहले स्पेयर बना लेता हूं ताकि अच्छे से आपको नजर आ जाए। ये तो आपके पास में एक प्लेन हो गया, ये आपके पास में एक प्लेन हो गया, इसको इस तरह से बना लो, और ये दोनों प्लेन पे ये स्पेयर जो है इस तरह से झुका हुआ। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल आपको कितना दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ। साथ ही साथ आपके पास में जो स्पेयर है उस स्पेयर का जो वेट दिया हुआ है वो वेट कितना दिया हुआ है, W दिया हुआ, इस पॉइंट पे लगेगा।
क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आप ये बताइए कि जब ये दो प्लेन्स पे वो इस तरह से रेस्ट के अंदर है तो इन दोनों प्लेन्स पर जो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी। ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो आपके पास में फोर्स है यहाँ पे इसको टच कर रहा है, इस प्लेन को, वर्टिकल प्लेन को, इस वर्टिकल प्लेन को टच कर रहा है तो इसका रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा, अंदर की ओर। मान लेता हूं कितना है R1, ठीक है। इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो इस पॉइंट पर सेंटर की ओर लगेगा अगेन, और ये कितना हो जाएगा R2, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये एंगल आपके पास में अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा अल्फा, आपको पता है एक तरह से टेंजेंट है, टच कर रहा है तो, और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये एंगल अल्फा है तो ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में, सिंपल सी बात है, ये एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो यहां पर हम फैक्टर्स को देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं साइड से, बस डायग्राम देखना, आंसर निकालना, हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि दोनों प्लेन के कारण जो उसके रिएक्शन फोर्स होंगे उन रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। आपको केवल डाटा जो है वो W दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो हमें उसी के फॉर्म में क्या करना, आंसर निकालना। साथ ही साथ हमें अल्फा दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर W और अल्फा के अंदर आएगा। तो और बाकी का हमें कुछ भी नहीं करना, हमें R1 R2 की वैल्यू निकालनी। तो ध्यान से देखो ये एंगल अगर आपके पास में 90 माइनस अल्फा है तो इस डायरेक्शन के अंदर जो ये लगेगा वो कितना हो जाएगा R2, और कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो cos, इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा। और अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन के अंदर तो इस डायरेक्शन के अंदर कितना होगा R2, और कितना हो गया sin 90 माइनस अल्फा, ठीक है, इतना लिख सकते हो। तो अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो R1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, R2 sin कितना हो गया 90 माइनस अल्फा, ये हो गया R1 इक्वल टू R2 sin 90 माइनस अल्फा। अब ध्यान से देखो ये आपके पास में कितना हो गया, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास में हो गया W नीचे की ओर, और ऊपर की ओर अगर हम फोर्सेस लगाएंगे तो कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास में, ध्यान से देखो ये कितना हो गया R2 आपके पास में है तो R2, और कितना हो जाएगा ये cos 90 माइनस अल्फा। इसको रिजोल्व कर लिया हमने। अब ध्यान से देखो W इक्वल्स टू ये कितना हो गया R2, और cos 90 माइनस अल्फा कितना होगा sin अल्फा। दिस इंप्लाइज R2 की वैल्यू कितनी आ गई, W cosec अल्फा। तो एक रिएक्शन फोर्स तो कितना आ गया, W cosec अल्फा। इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहां पे पुट करते हैं तो R1 इक्वल टू ये हो गया W cosec अल्फा, और sin 90 माइनस अल्फा कितना हो गया cos अल्फा। cosec अल्फा को साइड में नीचे ले जाओ तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू कितना हो गया W, और ये कितना हो गया cot अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। R1 और R2 जो दोनों रिएक्शन फोर्स हैं उसके वैल्यू आ गई। तो जितने भी हमने आज स्टैटिक्स के क्वेश्चंस देखे उसमें ज्यादातर तो हमने पैरेलल फोर्सेस को यूज किया। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान आए थे जिनको हमें ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना था, डायग्राम एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 110 तक हमने कंप्लीट कर लिया पार्ट नंबर 12 के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पार्ट नंबर 13 की, और पार्ट नंबर 13 में हम बात करेंगे 111 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस की। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।